हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी में जो हमने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है वो किया है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमने पाचन तंत्र के मुख्य दो भागों में विभक्त किया था, जिसमें से आपका था एक आहार नाल और दूसरा था उससे संबंधित ग्रंथियां। जिसमें हमने इससे पहले हमने 2 क्लास की है पाचन तंत्र की, जिसमें हमने आहार नाल के बारे में समझा। यानी कि आहार नाल का जो मुख्य भाग है, यानी कि जो पहला जहाँ से हम भोजन लेना स्टार्ट करते हैं वो है हमारा मुख गुहा। हमने मुख गुहा की बात की, फिर हमने बात किया ग्रसनी की, ग्रासनली की, छोटी आंत, बड़ी आंत और ये जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के जो भाग हैं हमने उनके बारे में चर्चा किया। साथ ही साथ हमने देखा था लार ग्रंथियों के बारे में समझा था। लार ग्रंथियां क्या हैं, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ जब हमने मुख गुहा की बात की थी तो वहाँ पर हमने दांत के बारे में चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने देखा था जीभ के बारे में और जीभ के कार्य, जीभ क्या करता है, किस तरह से ये हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो हमने कुछ जो हमारे आहार नाल थे उनके बारे में हमने बात किया था, जो आहार नाल के भाग थे। साथ ही साथ हमने अग्नाशय के बारे में बात किया था, जो पित्त रस है उसके बारे में बात किया था, अग्नाशयी रस है उसके बारे में बात किया था, आंतरिक रस के बारे में बात किया था। तो हमने इन सब के बारे में बात कर लिया है। आई होप कि आपने पिछली क्लास को रिकॉल कर लिया होगा। अब आज हम क्या देखेंगे? आज हम हमारे इसी आहार नाल का एक भाग है यकृत, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वो है हमारा यकृत यानी कि लीवर। आपने लीवर से संबंधित रोग पढ़ रखा है जिसे हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। ये हमने न्यूट्रिशन साइंस में ही पढ़ा था। तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी है। हालांकि हमने ये सारी चीज़ें समझ रखी थी जब हमने लीवर सिरोसिस के बारे में पढ़ा था, तभी हमने लीवर के बारे में समझ लिया था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आहार नाल की, तो एक बार हम पुनः इसको देख लेते हैं, साथ ही साथ लीवर के कार्य को भी देख लेते हैं। तो आज की क्लास आपकी बहुत लंबी नहीं होगी, बस हमें थोड़ा सा आज चर्चा करना है यकृत के बारे में, और हम एक बार पूरे अपने जो भी हमने पाचन तंत्र पढ़ा उसको हम समरप करेंगे। ठीक, तो आज आपका पाचन तंत्र समाप्त हो जाएगा। आपको पता है ये जो हमारा यकृत है यानी कि जो ये लीवर है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये उदर के दाहिनी ओर तथा डायाफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होता है। ठीक, ये कहाँ होता है? तो ये लीवर जो है शरीर में उदर गुहा में दाईं ओर स्थित होता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे दाहिनी ओर तो होता ही होता है, साथ ही साथ डायाफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होता है। अगर हम बात करें इसके रंग की, यानी कि जो हमारा लीवर होता है ये किस तरह का होता है, तो ये इसका रंग होता है भूरा लाल या फिर ये चॉकलेटी कलर का होता है। जो हमारा यकृत है इसका रंग भूरे लाल या फिर चॉकलेटी कलर का होता है। आपने जब फिगर तो आज मैंने नहीं लगाया है, जब हमने लीवर सिरोसिस पढ़ा था तो हमने आपको 2 तरह का लीवर दिखाया था। एक था बिल्कुल आपका लाल कलर, यानी कि जो भूरा लाल होता है वो, या फिर हम उसे चॉकलेटी कह लें, कुछ इस तरह का था हमारा लीवर या होता है। और जब लीवर सिरोसिस या फिर जब यानी कि लीवर में हमारे फैट जमा हो जाता है, यानी जिसे हम कहते हैं फैटी लीवर, तो ऐसे में हमारा जो लीवर है वो येलो कलर में हो जाता है।
आपने फिगर देखा होगा। आप अगर नहीं देखे हैं तो एक बार लिवर सिरोसिस की क्लास जाकर ज़रूर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है, आपसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको भूलते चलिए। आपका काम है चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए चलिए। अब बीपीएससी का एग्ज़ाम भी हो जाएगा अगले हफ्ते में, तो उसके लिए आपको रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक? तो जो पीछे पढ़ाया गया है आपका सारा, यानी कि जो हमारे पाँचों मुख्य 5 ब्रांच हैं, ये हमने पाँचों ब्रांच कवर अप करके रखे हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ बता सकूँ। तो आप में से जिन्होंने भी पाँचों ब्रांच की क्लास नहीं देखी है, वो एक-एक करके जाके देख सकते हैं, ठीक? यहाँ हम बात कर रहे हैं यकृत की। तो एक तो आपने देखा, ये मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। साथ ही साथ इसका रंग जो होता है वो भूरा लाल से चॉकलेटी कलर का होता है। अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन जो होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है। कितना? इसका एक स्वस्थ व्यक्ति की बात किया जाए अगर, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो लीवर होता है उसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 केजी होता है। और ये उदर गुहा में दाएं ओर स्थित होता है। ये जो हमारा ये लीवर है, इसका अधिकांश भाग दाईं तथा थोड़ा भाग आमाशय के सामने बाईं ओर अवस्थित होता है। इसके भी 2 मुख्य भाग होते हैं, दायां और बायां। दाएं भाग की अपेक्षा जो बायां भाग होता है वो बड़ा होता है और इसका वजन तो आपने देखा ही कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। उदर के दाहिने भाग में दाहिना खंड पक्वाशय और जो दाहिने वृक्क है यहाँ तक पहुँचता है। इसी के दाहिने भाग से लगा हुआ एक पित्ताशय होता है। पित्ताशय की बात आपने की तो एक जो थैलीनुमा एक अंडाकार थैलीनुमा होता है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, वो बना होता है और इसी के द्वारा यानी कि यकृत के द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है। कल हमने पित्त रस की बात की थी, जब कल हमने देखा था कि किस तरह से कौन-कौन से रस स्रावित होते हैं, तो उसी में हमने पित्त रस की बात की थी। ज़रा एक बार आप मुझे पित्त रस जो है हमारा, उसका पीएच मान बता दीजिएगा, ठीक? अगर कल की क्लास ली होगी तो आपने देखा होगा, पित्त के बारे में समझा होगा। और पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो ये आपका यकृत से ही निर्मित होता है। पित्त का कार्य क्या होता है? तो ये आपके वसा का पाचन करने में मदद करता है और साथ ही साथ लाइपेज नामक एंजाइम को भी क्रिया करने के लिए उत्प्रेरित करता है। पित्त रस स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है क्योंकि ये भोजन के पाचन और अवशोषण में मदद करता है। अब जो चीज़ हमारे पाचन और अवशोषण में मदद करेंगे वो हमारे लिए लाभकारी तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ ये जो पित्त रस होता है जो कि यकृत से स्रावित हो रहा है, हम इसी पित्त रस की बात कर रहे हैं जो कि आपके यकृत से स्रावित हो रहा है। ये वसा हो गया आपका, यानी कि जो फैट हो गए, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन ए हो गया, डी हो गए, ई हो गए, के हो गए, इन सभी विटामिन के अवशोषण में भी मदद करता है। साथ ही साथ ये क्रमानुकुंचन गति में भी सहयोग देता है। और ये जो भारी धातु हैं, जैसे जो कुछ थोड़ी बहुत भारी धातु हैं हमारे, और बैक्टीरिया हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए, इन सारी चीज़ों का भी ये उत्सर्जन करने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें कल हमने पित्त रस के बारे में समझी थी। अगर हम पूछें आपसे कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कोशिका का अध्ययन और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर बात करें कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है, ठीक? तो इस 2 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। और साथ ही साथ एक और हमने पूछा था, ये जो हमारा पित्त रस है
जो कि यकृत से स्रावित हो रहा है, इसका पीएच मान कितना होता है। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। तो हम अब हमारा मुख्य मेन पॉइंट क्या है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये समझना है कि ये जो हमारा यकृत है, यकृत कार्य क्या कर रहा है। अब ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ ये कुछ कार्य भी तो कर रहा होगा, वही आपको बताना है कि जो हमारा पित्त है, जो हमारा यकृत है, जो हमारा लीवर है, वो कौन सा कार्य करता है। तो सबसे पहले कार्य के अगर इसके हम बात करें तो ये कार्बोज का चयापचय करता है। क्या करता है, तो ये कार्बोज का चयापचय करता है। यह मोनोसैकेराइड को ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान ग्लूकोज में बदल देता है। जब आपने न्यूट्रिशन साइंस की पहली क्लास ली थी या दूसरी क्लास ली थी, आपने वहाँ पर 4 टर्म पढ़े थे। एक तो आपको ग्लूकोजेनेसिस मिल गया, 3 और क्या थे ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं याद आ रहा होगा तो जाइएगा एक बार अपनी कॉपीज़ को खोलिएगा, अपने नोट्स को खोलिएगा और देखिएगा कि हमने किसका क्या अर्थ बताया है, और एक बार कमेंट बॉक्स में आके छाप दीजिएगा। थोड़ी सी तकलीफ़ कर लीजिएगा, वैसे हम कहते तो रोज़ हैं, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो हमारा यकृत है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कार्बोज का चयापचय करता है और ये मोनोसैकेराइड को ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान ग्लूकोज में बदल देता है। यह लैक्टिक एसिड पायरूबिक अम्ल में और ग्लिसरॉल ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बदल दिए जाते हैं। साथ ही साथ ये करता क्या है, तो ग्लाइकोजन का संग्रह भी यकृत के द्वारा किया जाता है। ग्लाइकोजन का संग्रह किसके द्वारा होता है, तो हम ध्यान रखेंगे कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का संग्रह यकृत के द्वारा किया जाता है। तो आपने पहला पॉइंट समझ लिया इसमें यकृत में कि यकृत का कार्य क्या है। ठीक, क्या है, इसका कार्य है कार्बोज का चयापचय करना, मोनोसैकेराइड को ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान ग्लूकोज में बदलना और लैक्टिक एसिड पायरूबिक अम्ल में ग्लिसरॉल ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। साथ ही साथ ग्लाइकोजन का संग्रह भी यकृत के द्वारा होता है। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट हमें ध्यान ये रखना है कि ये प्रोटीन का चयापचय करता है। सबसे पहले आपने देखा ये कार्बोहाइड्रेट का यानी कि कार्बोज का चयापचय करता है, साथ ही साथ ये प्रोटीन का भी चयापचय करता है और यह डीएमिनेशन की क्रिया के द्वारा पायरूबिक अम्ल को अमोनिया में विघटित कर देता है। तो ये किसको, पायरूविक अम्ल को अमोनिया में विघटित कर देता है। कौन, जो हमारा यकृत होता है। किस क्रिया के दौरान, डीएमिनेशन क्रिया के दौरान, यानी कि ये जो प्रोटीन है ये डीएमिनेशन प्रक्रिया से पायरूविक अम्ल को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि अमोनिया क्या है, गैस है। ठीक, और ये अमोनिया गैस जो है ये विषैली होती है, जिससे जो यकृत की कोशिका है उसमें शीघ्रता से यकृत की कोशिकाएं शीघ्र ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो हमारा CO2 है, CO2 से प्रतिक्रिया कर उसे यूरिया में बदल देता है और यही जो यूरिया होता है, यही यूरिया वृक्क के द्वारा छनकर मूत्र में मिल जाता है और मूत्र मार्ग से मूत्राशय में जमा होकर ये जमा रहता है, जो समय समय पर मूत्र द्वार से ये बाहर विसर्जित हो जाता है। यानी कि हमारा ये जो यकृत है, ये जो हमारा लीवर है, ये कितना कार्य करता है, ये हमारे शरीर से जो विषैले गैस वगैरह हैं इन सभी को निकालने में कितनी मदद करता है। अगला पॉइंट है आपका कि अमीनो अम्ल का संश्लेषण भी यकृत के द्वारा होता है। ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये इनका संश्लेषण कौन करता है, तो इनका भी संश्लेषण यकृत के द्वारा होता है। यकृत वसा का संश्लेषण भी करता है, अमीनो अम्ल के साथ साथ अमीनो अम्ल का तो करता ही करता है, साथ ही साथ ये वसा का भी संश्लेषण करता है।
तथा वसा का संग्रह भी करता है। आपने देखा होगा, आपने सुना, अभी अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि फैट जो होता है वो हमारे यकृत में जमा होता है, लेकिन जब एक्सेस फैट हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये फैटी लीवर है। और हमारा जो लीवर होता है वो येलोइश कलर का हो जाता है। हमारा ये जो लीवर है ना, ये इसके पास बहुत क्षमता है। ये छोटी मोटी जो अगर इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये इसको झेल जाता है। ये कभी आपसे नहीं कहता है कि आप हमें बचाओ, ये अपनी सुरक्षा स्वयं करता है। लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब इसकी हालत खराब हो जाती है, तब ये अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाता है। ठीक। अगला है, यकृत कीटोन का निर्माण करता है। यकृत क्या करता है, ये कीटोन का भी निर्माण करता है, ये पित्त रस का भी निर्माण करता है, ये जो है पायरुविक अम्ल को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान ग्लूकोज में बदल देता है, मोनोसैकेराइड को। साथ ही साथ जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड में ग्लिसरॉल ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। साथ ही साथ ये अमीनो अम्ल का संश्लेषण करता है, वसा का संश्लेषण करता है। कितना कार्य एक ही व्यक्ति से करवाएंगे। अगला है, वसा की बीटा ऑक्सीकरण की क्रिया यकृत में होती है। जो वसा की बीटा ऑक्सीकरण की क्रिया है वो भी यकृत में ही होती है। यकृत बहुत सारे कार्य कर रहा है, कुछ और कार्य भी हम इसके देख लेते हैं। अगला कार्य जो है यकृत का वो ये है कि ये हिपैरिन एंटीबॉडीज तथा एंटीटॉक्सिन का निर्माण करता है। किसका? हिपैरिन एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन का निर्माण करता है। आपने अभी 2 दिन पहले हिपैरिन का नाम सुना था, जरा एक बार बताइएगा ये हिपैरिन करता क्या है, हिपैरिन का कार्य क्या होता है। ठीक। जिससे विषैले पदार्थ प्रुशिक अम्ल को सामान्य पोटेशियम सल्फोनाइड में बदलकर निष्क्रिय कर देता है। किसको? पोटेशियम सल्फोनाइड को ये बदलकर निष्क्रिय कर देता है। साथ ही साथ लोहे, तांबे आदि के कणों का संग्रह यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। ठीक। यह प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है एवं इनका संचय करता है। जरा एक बार ये भी मुझे बताइएगा कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है, किन्हीं दो प्लाज्मा प्रोटीन के नाम बताइएगा। ठीक। एक तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि ये जो फाइब्रिनोजन है। आप मुझे 2 और जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन थे उनका नाम आप हमें बता दीजिएगा। ठीक। ये क्या करता है? इनके निर्माण के साथ साथ इनका संचय भी करता है। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो वैसे तो हमारे जो आरबीसीज का निर्माण होता है, जो हमारे रक्त कणिकाएं बनती हैं, वो कहाँ पर बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। लेकिन भ्रूणावस्था के दौरान, भ्रूणावस्था में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका निर्माण यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? इनका निर्माण यकृत में होता है। ठीक। और साथ ही साथ ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्रावण करते हैं। और ये एंजाइम करते क्या हैं? तो ये एंजाइम आपके भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक। ये हमने मोटे तौर पर देखा कार्य क्या है यकृत का। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं, इतना ही था क्या? हाँ, तो अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं, एक बार में ही हम देख लेंगे कि जो हमारा यकृत है इसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक। अभी ये तो हमने एक एक पॉइंट समझा। अब थोड़ा सा जो एक मोटे तौर पे दिया गया, जो इसके मुख्य कार्य हैं, जरा हम उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारा यकृत है ये संग्रह और भंडारण का कार्य करता है। तो इसका एक मुख्य कार्य क्या हो गया? संग्रह करना और भंडारण करना। किसका? ग्लाइकोजन, विटामिन्स, अब चाहे वो B1 हो, B12 हो, B6 हो, A हो, D हो, K हो, फोलिक एसिड हो, कोई भी हो, इनका
साथ ही साथ लोहा हो गया, तांबा हो गया, वसा हो गए, रक्त हुए, इन सभी का ये संग्रह करता है और इनका भंडारण करता है। साथ ही साथ सुरक्षा करना किसका, तो एंटीबॉडीज का निर्माण करके ये सुरक्षा का कार्य करता है। संश्लेषण, संश्लेषण किसका करता है, तो विटामिन ए, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन, इन सभी का ये संश्लेषण करता है। चयापचय में किसकी मदद है, तो ये वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोज हो गया, इन सभी के चयापचय में सहायता करता है। आपके शरीर के ताप का भी नियंत्रण करता है। साथ ही साथ जो एंटीटॉक्सिन है उनका निर्माण भी करता है। अब ये करते क्या हैं, तो ये जो एंटीटॉक्सिन का ये निर्माण करता है, ये इनका कार्य होता है कि जो हानिकारक जीवाणु हैं, हानिकारक जीवाणुओं को मारना। साथ ही साथ कुछ इनके और भी कार्य हैं, हालांकि ये सारे कार्य हमने अभी ऊपर देख लिए हैं, बस ये आपके बुक में था तो एक बार आप इसे ध्यान रख लीजिए। ये करता क्या है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कब, भ्रूणावस्था में। और हमारे जैसे भ्रूणावस्था के बाद जब कब कहाँ पर निर्माण होता है, तो यकृत में होता है। हम लोग का लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में बनती हैं, यकृत में नहीं बनती हैं। साथ ही साथ ये उत्सर्जन का भी कार्य करता है। उत्सर्जन किसका करेगा, तो भारी धातु हो गए, टॉक्सिन हो गए, अमोनिया हो गए, इन सभी का ये उत्सर्जन करता है। पित्त रस का निर्माण एवं श्रावण करता है। इसमें जो एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है तथा रक्त प्लाज्मा का भी ये निर्माण करता है। तो ये इसके प्रमुख प्रमुख कार्य थे। अब हमने क्या देखा, अभी तक हमने पूरा अपना आहार नाल देख लिया, हमने समझ लिया, जो इससे संबंधित ग्रंथियां थी हमने उसके बारे में समझा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पूरे पाचन तंत्र को एक बार में ही समझते हैं। कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर जिन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आप में से जिन लोगों ने भी अभी मतलब कि पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए ये पीडीएफ जो है, ये जो आपके बुक का है, वो मैं एक बार आपको ये टेलीग्राम पे दे दूंगी। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी फी पे करने की आवश्यकता नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो चार्ट बना है इसे आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिन्हें आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ये जो आपके सामने अगला चार्ट आ रहा है इससे। अब थोड़ा सा हम इसे अगर हम जूम कर दें तो शायद आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, हालांकि हमने सारी चर्चा कर ली है, बस अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारा कहने का मतलब ये है कि अब हम पाचन तंत्र को एक ही बार में समझने की कोशिश करते हैं। एक बार में देख लेते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले जो हमने आहार नाल की बात की थी, एक तरफ आपका पाचन अंग के नाम है, उसकी आंतरिक संरचना है और उसका एक कोई मुख्य कार्य, जो उसका मुख्य कार्य है वो सामने दिया गया है। तो सबसे पहले हमने आहार नाल में बात की थी मुख या फिर मुख गुहा या फिर मुंह की बात की थी। अब मुख गुहा में सबसे पहले आपके होंठ आते हैं। होंठ, इसकी आंतरिक संरचना क्या है, तो ये एक ऐच्छिक पेशियां तथा श्लेष्मिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। होंठ को आपका जब मन होगा तभी तो आप हिलाएंगे, क्या ये अपने आप हिलता डुलता रहेगा? नहीं, ये ऐच्छिक पेशी हैं। ठीक, ये पाचन तंत्र का द्वार कहलाता है। जो हमारा होंठ होता है ये पाचन तंत्र का द्वार कहलाता है। फिर जैसे ही आप होंठ से अंदर जाएंगे आपको दिखेंगे दांत। अब ये दांत क्या करते हैं, तो ये जो दांत हैं ये 4 प्रकार के हैं। पहला है कृंतक दंत। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊपरी जबड़े में ये मतलब जो आपके कृंतक, रदनक, चवर्णक और प्राचवर्णक हैं, ये चारों हैं, ये ऊपर नीचे मिलाकर 16 होते हैं। 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में।
अगर बात करें हम कृंतक की, कृंतक क्या कार्य करता है? तो कृंतक का कार्य होता है काटना। रदनक क्या करता है? रदनक करता है तोड़ फोड़ का कार्य। इसका कार्य क्या होता है? तोड़ना फोड़ना। अगर हम प्राचवर्णक की बात करें तो इसका कार्य होता है फोड़ना। अगर हम चवर्णक की बात करें तो इसका कार्य होता है पीसना। तो कृंतक क्या करता है? काटता है। रदनक क्या करता है? तोड़ता फोड़ता है। प्राचवर्णक क्या करता है? फोड़ता है। चवर्णक क्या करता है? तो ये पीसने का कार्य करता है। फिर हमने बात की थी लार ग्रंथियों की। लार ग्रंथियां हमारे मुंह में 3 जोड़ी पाई जा रही थी, जो कि थी क्या? एक कर्णमूल था, एक था जिह्वाधर था और एक था हमारा हत्वाधर था, जिसे हमने पैरोटिड ग्रंथ, यानी कि हमने सिर्फ इसकी इंग्लिश देखी थी, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर देखा था। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब इनका कार्य क्या होता है? तो लार का श्रावण करना, स्टार्च को कुछ हद तक माल्टोज में परिवर्तित करना, यानी कि हमारे मुख में पाचन नहीं होता है, लेकिन पाचन की क्रिया जो है वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। जो स्टार्च होता है उसका पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक। अगला है जीभ। अब ये हम अभी मुख गुहा की ही बात कर रहे हैं। हमारे मुख गुहा में ही ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो जो जीभ है इसका कार्य क्या होता है? यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले इसके आंतरिक संरचना की, तो इसकी आंतरिक संरचना पैपिला और स्वाद अंकुर उपस्थित होता है, यानी कि जो इसमें स्वाद ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं। कार्य क्या होता है? तो स्वाद ज्ञात करना, भोजन को गीला और चिपचिपा बनाना, भोजन को बार बार दांत के पास ले जाना तथा दांत के साथ में रखना। अगर ये आपकी जिह्वा ना हो तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बोल लेंगे तो एक बार ट्राई कर लीजिए। तो ये हमारे भोजन के पाचन में तो मदद करता ही करता है, लेकिन ये हमारे बोलने में भी सहायता करता है, शब्दों के उच्चारण में भी सहायता करता है। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि जीभ जो इसका मुख्य कार्य होता है वो होता है स्वाद को ज्ञात करना, स्वाद का ज्ञान करना होता है। स्वाद कलिकाएं हमारे जीवा पर पाई जाती हैं। ठीक। ये हमने मुख गुहा की बात कर ली। अब अगला आ जाता है ग्रसनी। अब ये ग्रसनी क्या करता है? अगर हम बात करें ग्रसनी की, उम्मीद है कि ये कट नहीं रहा होगा, आपको सब चीजें साफ साफ दिख रही होंगी। ठीक। तो अगर हम बात करें ग्रसनी की, तो ग्रसनी क्या है? लैरिंग्स तथा ग्रास नली के बीच का ये भाग होता है। ये घाटी द्वारा खुलना एवं बंद होना इसका ये करता है, यानी कि ये जो आपका ग्रसनी है ये घाटी द्वारा खुलना और बंद करना होता है इसका। आवाज उत्पन्न करना ग्रसनी का कार्य है। आवाज उत्पन्न करना, हवा को अंदर जाने देना, भोजन को ग्रास नली में जाने देना, ये सारे कार्य करता है ग्रसनी। अगर हम बात करें ग्रास नली की, तो इसकी आंतरिक संरचना की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो इसकी आंतरिक संरचना है पाचन अंग का सबसे तंग भाग, यानी तंग का मतलब क्या होता है? तंग का मतलब ये नहीं जो आप परेशान करते हैं किसी को, तंग का अर्थ हो गया कि सकरा होना। वक्ष गुहा में ये उपस्थित होता है। करता क्या है? तो ये भोजन को क्रमानुकुंचन गति द्वारा आमाशय तक पहुंचाता है। अगला है आमाशय। अब आमाशय क्या है? तो आमाशय पाचन अंग का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो कि जे के समान, ये अंग्रेजी के जे के समान आपको दिखाई देता है और थैलानुमा होता है। यहाँ ये भोजन आके यहाँ पर इकट्ठा होता है। आमाशय के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? जरा इनको भी ध्यान रखिएगा। जो आमाशय के 3 भाग हैं, अगर हम उसमें बात करें तो सबसे पहला भाग आता है कार्डियक भाग, दूसरा है पाइलोरिक भाग, तीसरा है फंडिक भाग। अब ये करते क्या हैं?
तो ये जो भाग होता है इसमें भोजन को संग्रह करके 3 से 4 घंटे तक रखते हैं। ये आमाशय जो है भोजन को 3 से 4 घंटे तक संग्रह करके रखता है। साथ ही साथ रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक का स्रावण करता है। आपको पता है कि इसमें स्रावण ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि रसों का स्रावण करती हैं, आमाशयिक रस का स्रावण करती हैं। कल आपने आमाशयिक रस के बारे में समझा था, आमाशय के बारे में, यानी कि आमाशयिक रस क्या कार्य करता है, आमाशय क्या कार्य करता है, ये रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके पाचन में सहायक होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट कल ही आपने समझ लिया था। तो बस हम आज चीज़ों को एक बार रिकॉल कर रहे हैं जो हमने पाचन में अभी तक पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये स्रावण करता है। दूध को दही में बदलना, प्रोटीन तथा वसा का कुछ हद तक पाचन करना, ये भी किसका कार्य है? इसी का, आमाशय का। जल, ग्लूकोज तथा कुछ दवाइयों का अवशोषण करना, यानी कि ये जल, ग्लूकोज और कुछ दवाइयों का अवशोषण भी करता है। कौन? ये जो हमारा आमाशय है। ठीक, अब अगर हम आगे बात करें तो आता है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, उसके बाद समाप्त। तो छोटी आंत क्या है? छोटी आंत, इसमें आपने 3 भाग इसके सुने थे। पक्वाशय, पक्वाशय जिसे आपने डेडुनम कहा था। क्या कहा था? डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 पार्ट थे हमारे छोटे आंत को, और हमने आपसे कहा था इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक भाग क्या था? पक्वाशय यानी कि डेडुनम था, जो कि यू आकार का सबसे ऊपरी भाग जो आमाशय से प्रारंभ होता है। चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी ये चीज। ठीक, तो जो पक्वाशय है ये यानी कि डेडुनम है, डेडुनम ही ध्यान रखिएगा, पक्वाशय मत ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर आपको डेडुनम ही देखने को मिलेगा। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो जो इलियम है, जो डेडुनम है, ये यू आकार का सबसे ऊपरी भाग होता है जहां से आमाशय प्रारंभ होता है। करता क्या है? तो ये वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जेजुनम, तो जेजुनम छोटी आंत का 2/5वां भाग होता है। इसमें लिवर कुन की दरारें तथा ब्रूनर्स ग्रंथियां और म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या क्या होता है इसमें? ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें पाया जाता है लिवर कुन की दरारें, ब्रूनर्स ग्रंथियां और म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसमें? जेजुनम में। जो पॉइंट आपका क्लास में वहां पर छूट गया था, यहाँ पर दिया गया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, आंत्र रस का स्रावण करता है, भोजन का पाचन एवं अवशोषण करने का कार्य करता है। कौन? ये जो जेजुनम है। अगर हम बात करें जो हमारा शेषांत्र है, यानी कि जिसे हम कहते हैं इलियम, इलियम का क्या कार्य होता है? तो अगर हम बात करें इलियम की, तो इलियम छोटी आंत का 3/5वां भाग होता है। अंकुर की उपस्थित होती है। ठीक, पचे हुए भोज्य पदार्थ का ये अवशोषण करना इसका कार्य होता है। अब अगली बात हम करें, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये क्या है? सीकम का दूरस्थ भाग है। आपने ये जो अपेंडिक्स देखा था वो कहाँ पर देखा था? सीकम में देखा था। इसके कार्य का कुछ अता पता नहीं है। अगर हम बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत में हम यहाँ पर बात करेंगे कोलन की। बड़ी आंत की जो आंतरिक संरचना है उसमें आपने क्या देखा था? उसमें आपने देखा था कोलन के बारे में। लेकिन क्या आपने सिर्फ और सिर्फ कोलन देखा था? अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने बड़ी आंत की बात की थी तो हमने बड़ी आंत के भी 3 भाग देखे थे। क्या क्या? तो उसमें था आपका कोलन, सीकम, मलाशय। ठीक, जो कि आपको आगे दिख रहा है। तो क्या है? ये जो कोलन है, कोलन क्या करता है? तो ये जल का अवशोषण करना, अपच भोज्य पदार्थ को मलाशय में भेजना।
ये मलाशय में क्यों भेजता है? क्योंकि ये मल के साथ ये बाहर निकल जाता है। ठीक? तो जो कोलन होता है, ये कोलन का कार्य क्या होता है? आपको पता है जो कोलन है सबसे पहले ये बड़ी आंत का प्रारंभिक बिंदु होता है। ये क्या होता है? ये लगभग 5 फीट लंबा होता है और इसका अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कुछ यस नुमा होता है। जो इंग्लिश का हमारा यस है उसके आकार का होता है। और ये जो कोलन है ये देखने में बिल्कुल आपके छोटी आंत के ही समान दिखाई देता है। ठीक? और आपने जो अभी-अभी सीकम देखा, सीकम क्या है? ये कोलन के प्रारंभिक भाग से बनता है और लगभग ये 10 सेंटीमीटर होता है। इसी के अंत में आपको अपेंडिक्स देखने को मिलता है। अगली बात करें हम अगर मलाशय की, तो मलाशय क्या है? मलाशय यानी कि आहार नाल का अंतिम भाग होता है। जो मलाशय होता है ये क्या होता है? तो ये आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है और यहीं पर आकर मल का संग्रह होता है। तो मल का संग्रह कहाँ होता है? मलाशय में होता है। फिर अगर हम बात करें गुदा नली की, तो ये गुदा नली क्या करती है? तो मलाशय के पास एक छोटी सी ये नली होती है जिसे हम कहते हैं गुदा नली। और ये क्या करता है? ये समय समय पर मल का विसर्जन करता रहता है। यहीं पर जो मलाशय है, मलाशय में ही आकर मल एकत्रित होता है और उसके बाद ये समय समय पर जो मल विसर्जित होता है इसमें योगदान होता है गुदा नली की। ठीक? तो ये आपने पूरी एक बार समरी देख ली किसकी? जो हमने देखा था पाचन तंत्र की। आपने देखा क्या? तो आपने सिर्फ इतना समझा कि जो हमारे आहार नाल है, आहार नाल मुख गुहा से प्रारंभ होता है और गुदा द्वार तक ये समाप्त होता है। यही क्या है? जो गुदा नली है इसी को हम गुदा नली कहते हैं। आपने ये देखा कि किस तरह से भोजन मुख गुहा से होते हुए गुदा नली तक पहुंचता है, कहाँ पर किस चीज का पाचन होता है, कहाँ पर हमारा भोजन कितने घंटे रहता है। ठीक? तो ये सारी चीजें आज आपने समझ ली। हमने फिर लार ग्रंथियों की बात की, हमने अग्नाशय की बात की, जो भी हमारे अग्नाशय से रस निकल रहे थे, यकृत की बात की, हमने पित्त जितने भी निकल रहे थे, जो भी रस निकलने वाले थे, हमने सभी प्रकार के सारे एंजाइम, पाचक रस, इन सभी के बारे में चर्चा कर ली। ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक? तो आज ये क्लास हमारी समाप्त हो गई। कल हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।